चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप कह सकते हैं कि एक बेसिक कंसेप्ट है जो सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट होते क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट डिफाइन द assumptions on the basis of which financial statements of a business entity are prepared। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट आपकी वो assumptions होती हैं जिनके बेसिस पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। कंसेप्ट आर दोज बेसिक assumption and condition which form the basis upon which the accountancy has been laid। मतलब कंसेप्ट आपके वो बेसिक assumption होती हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटेंसी आधारित है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारी वो assumptions होती हैं जिनके बेसिस पे हम बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और जिनके बेसिस पे हमारी अकाउंटेंसी बेस्ड है। हम मोस्टली वर्क उन assumptions के ऊपर रिलाई करके ही करते हैं, उन्हें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कहते हैं। अब हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते कौन कौन से हैं? एक होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एक होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, एक होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, देर आफ्टर अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रिलाइजेशन कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूं कि ये कंसेप्ट आपके होते क्या हैं। सबसे पहले आता है business entity concept। This concept assumes that for accounting purpose the business enterprise and its owner are two separate independent entities। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जाता है कि जो एक ओनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक एकेडमी चला रहा हूँ, उस एकेडमी का नाम है माइंट्री कॉमर्स एकेडमी और मेरा नाम है संदीप भट्ट। तो संदीप भट्ट जो है वहाँ का ओनर है, किसका? माइंट्री कॉमर्स एकेडमी का। लेकिन यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से संदीप भट्ट को अलग समझा जाएगा और एकेडमी को अलग माना जाएगा। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक सेपरेट पर्सन है। दस बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ इट्स ओनर आर सेपरेट। फॉर एग्जाम्पल, जब ओनर बिजनेस में अपने पैसे लगाता है तो वो पैसे बिजनेस के लिए लोन होता है और जब ओनर बिजनेस के पैसे को यूज करता है तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता, वो पर्सनल खर्चा माना जाता है, उसे ड्राइंग माना जाता है। देखिए मैं दोबारा समझाता हूं आपको कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो हमारा ओनर होगा और जो हमारा बिजनेस होगा उन दोनों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग समझा जाएगा। बिजनेस का खर्चा ओनर का खर्चा नहीं है, बिजनेस की प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस की इनकम ओनर की इनकम नहीं है। इसी प्रकार ओनर की प्रॉपर्टी बिजनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ओनर की इनकम बिजनेस की इनकम नहीं है और ओनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। इसीलिए जब ओनर अपना पैसा बिजनेस में लेके आता है तो उसे कैपिटल माना जाता है। ये माना जाता है ओनर बिजनेस को लोन दे रहा है। और जब कभी ओनर बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो उसे ड्राइंग माना जाता है। ये माना जाता है कि बिजनेसमैन को ये पैसे बिजनेस एंटिटी को वापस करने पड़ेंगे। तो बिजनेस का पैसा ओनर का पैसा नहीं है और ओनर का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं है। यही बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहा जाता है। लेकिन मेरी एक बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो लीगल में तो बिजनेस का जो लॉस होगा वो फिर ओनर का लॉस माना जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप में। मतलब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ओनर को
और बिजनेस को, दोनों को अलग अलग समझा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये हम सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस की बात कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट अज्यूम दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी that is in the currency of a country. In our country, such transactions are in terms of rupee. Thus, as per the money measurement concept, transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह कहता है कि आप केवल उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करोगे जिसे आप मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी मनी वैल्यू मेंशन नहीं है या जिसकी मनी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसे हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि आपने 2 लाख रुपए के गुड सेल किए, 10,000 रुपीज का रेंट पे किया, इसे मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो इसे हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जिन ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, उसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बड़ा सिंसियर है, कोई एम्प्लॉय बड़ा ऑनेस्ट है, कोई लॉयल है, तो इसका मतलब इन चीज़ों की मनी वैल्यू नहीं होती, और जिस चीज़ की कोई मनी वैल्यू नहीं होती उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो हमारा सेकंड कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें यह बताता है कि बिजनेस के अंदर केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जिनकी कोई मनी वैल्यू होगी, जिन्हें मनी की फॉर्म में मापा जा सकता है। जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं है उन्हें अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तीसरा कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब है कि हर बिजनेस, जो भी बिजनेस ओपन होता है, उसका पहला अंजप्शन यही होता है कि उसका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा और वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बिजनेस एक बिजनेसमैन कैरी कर रहा है वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। मतलब हर बिजनेस जो है उसकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी, वो कभी भी बंद नहीं होगा फ्यूचर में। ये अंजप्शन हमें अज्यूम करके चलनी पड़ती है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अ बिजनेस फर्म will continue to carry on its activity for the indefinite period of time. Simply stated, it means that every business entity has continuity of life, thus it will not be dissolved in the near future. This is an important assumption of accounting as it provides a basis for showing the value of asset in the balance sheet. देखिए, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है, वो लैंड परचेज करता है, वो बिल्डिंग क्रिएट करता है, वो हैवी हैवी मशीन्स परचेज करता है, तो वो इतनी सारी चीज़ें इसीलिए परचेज करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बिजनेस काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर हर कोई ये सोचेगा कि आज बिजनेस शुरू करूंगा और ये बिजनेस कल बंद हो जाएगा, तो कोई भी पर्सन कभी भी अपने बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसलिए ये अंजप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अंजप्शन है हमारी कि हर बिजनेस फर्म जो है ये अज्यूम करके चलती है उसका बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है और वो हमेशा चलता रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इसीलिए वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस करता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये होता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि एक बिजनेस की ये धारणा होती है, एक बिजनेस की ये मान्यता होती है, एक बिजनेस की ये अंजप्शन होती है कि उसका जो कार्यकाल होगा वो लंबे समय का होगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा। ये अज्यूम करके चला जाता है, इसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। फिर एक आता है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। All the transactions are recorded in the books of account on the assumption that profit on these transactions are to be ascertained for a specified period. देखिए बच्चों, आपको अकाउंटिंग में एक पीरियड अडॉप्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे
कि कभी 15 साल के बाद या 20 साल के बाद जब मेरा बिजनेस बंद होगा तब जाके उस स्टेज पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, तो ये कोई सेंस नहीं बनेगी। इसलिए बिजनेस के लिए हमें एक पीरियड को अडॉप्ट करना पड़ता है। वैसे हमारे 2 ईयर होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन अब सभी जो हैं वो फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएंगी वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रिकॉर्ड की जाती है। इसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहा जाता है। मतलब अगर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, अगर आपको बैलेंस शीट बनानी है, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ये हमें एक रेगुलर इंटरवल्स पे बनाना होगा। इसीलिए वो इंटरवल जनरली हम 1 साल का अज्यूम करते हैं। All the transactions are recorded in the books of account on the assumption that profit on these transactions are to be ascertained for a specified period. This is known as accounting period concept. Thus, this concept required that a balance sheet and profit and loss account should be prepared at regular intervals. मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल में एक बार अकाउंट बना रहे हो। अगर आपने 1 साल का पीरियड अडॉप्ट किया है तो हर साल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, हर साल आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हर साल आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बनानी पड़ेगी, हर साल आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर साल आपको टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहा जाता है। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट हमें बताता है कि बुक्स के अंदर जितने भी एसेट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे की जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट से मेरा मतलब है जिस प्राइस पे आपने उन्हें परचेज किया है उसी प्राइस पे उनकी वैल्यू अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी की जाती है। इसे कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है। अगर मैंने एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की बाय की तो बुक्स में उसकी वैल्यू 50 लाख की ही रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कल को उसकी मार्केट में वैल्यू 10 करोड़ हो जाती है तब भी हमारी बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू 50 लाख ही रहेगी। इसे कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट कहा जाता है। इट मीन्स दैट फिक्स एसेट लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट अ प्राइस पेड फॉर देम। मतलब आपने मशीन के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए जो प्राइस पे किया है उसी प्राइस पे आप अपनी बुक्स के अंदर उन एसेट्स की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज नोन एज कॉस्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये बच्चों ध्यान से समझिएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फाउंडेशन एस्पेक्ट है, फाउंडेशन कंसेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इट प्रोवाइड द वेरी बेसिक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये पहला बेसिक है हमारा। ये कंसेप्ट कहता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट। मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। इट अफेक्ट 2 अकाउंट इन देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड। ये 2 अकाउंट को अफेक्ट करेगा। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेसेस। ट्रांजैक्शन को 2 जगह रिकॉर्ड किया जाएगा और दोनों ही एस्पेक्ट ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ड्यूअलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं और दोनों प्रकार से ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मान लीजिए हमने 10,000 रुपए का रेंट पे किया तो जनरल एंट्री बनती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रेंट अकाउंट भी ओपन करेंगे और कैश अकाउंट भी ओपन करेंगे। इट मींस 2 प्रकार से ट्रांजैक्शन होगी, 2 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 अकाउंट आपके क्या होंगे यहां पे इन्वॉल्व होंगे। इसे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहा जाता है, जहां पर हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ट्रांजैक्शन को 2 प्लेसेस पे रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद आता है जी हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है
मैचिंग कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जिस पीरियड के रेवेन्यू होने चाहिए उसी पीरियड के एक्सपेंसेस भी होने चाहिए. वंस द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अलोकेट टू इट्स रेलिवेंट अकाउंटिंग पीरियड. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट. देखिए, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है अगर मैं 2023 के रेवेन्यू ले रहा हूं तो मेरे खर्चे भी 2023 के होने चाहिए. रेवेन्यू 2023 का तो खर्चा भी 2023 का. इसे हम मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं. देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए इस टाइम पे, मान के लीजिए इस टाइम पे 2024 चल रहा है, लेकिन जो सेशन चल रहा है, जो एकेडमिक ईयर चल रहा है इस टाइम पे, वो 23-24 चल रहा है. आप लोगों की जो क्लास है वो 23 और 24 के बीच में चल रही है. इट मीन्स 23 में आपका सेशन शुरू हुआ था और 24 में आप लोगों का सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर, हम आपको एडवांस में फ़ीस देना चाहते हैं, हम आपको फ़ीस दे रहे हैं 24-25 के लिए. तो बच्चों, आपने 23-24 में मुझे 24-25 के लिए क्या दे दी? फीस दे दी. अब ये जो आपने 23-24 में मुझे 24-25 के लिए फीस दी है, ये अगले साल की इनकम है मेरी, ये इस साल की इनकम नहीं है. इट मीन्स मैं इसे 24-25 की इनकम मानूंगा, 23-24 की इनकम नहीं मानूंगा. इट मीन्स कि अगर आपने 2023 में 2024 की पेमेंट की है तो वो इनकम 2024 की ही कंसिडर की जाएगी, उसे 2023 की इनकम नहीं माना जाएगा. इसी प्रकार से 2023 में अगर आप 2022 की पेमेंट कर रहे हो तो उसे 2022 का ही खर्चा माना जाएगा, 2023 का खर्चा नहीं माना जाएगा. तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पीरियड के रेवेन्यू होंगे उसी पीरियड के एक्सपेंस होंगे. अगर इनकम 2023 की होगी तो एक्सपेंस भी 2023 का होगा. अगर इनकम 2024 की होगी तो एक्सपेंस भी 2024 का होगा. ये मैटर नहीं करता कि आपको पैसे कब रिसीव हुए. अगर मान लीजिए मुझे पैसे 2023 में रिसीव हुए लेकिन वो इनकम 2022 की थी, मिले मुझे 2023 में है, तब भी वो इनकम 2022 की रहेगी. आप लोगों में से मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस नहीं दी 2023 में और अब वो 2023 की फीस मुझे देता है 2024 में. तो 2023 में मेरी इनकम ड्यू थी, पेमेंट मुझे 2024 में मिल रही है, इसे इनकम 2023 के ही माना जाएगा. तो मैं आशा करता हूं आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा. ठीक है जी. तो मैं आपको एक बार फिर से छोटा सा बता देता हूं कि मैचिंग कंसेप्ट आपका वो कंसेप्ट होता है जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम पीरियड के लिए जाते हैं. एक ही अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू होंगे, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस होंगे. यानी कि एक बार जब रेवेन्यू रियलाइज हो गया, अगला स्टेप क्या होगा कि आपको उसको अपनी इनकम बनाना है. मैंने अगर 2023 में किसी को गुड्स सेल किए हैं, वो इनकम मेरी 2023 में ही रिकॉर्ड होगी. डजन मैटर सामने वाले पर्सन ने पेमेंट कब की है. अगर मेरा अमाउंट ड्यू हो गया, सामने वाली पार्टी मेरी पेमेंट देने के लिए ऑब्लाइज्ड हो गई, ऑब्लिगेटरी हो गई, उसकी ऑब्लिगेशन बन गई, तो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा. तो ये होता है आपका मैचिंग कंसेप्ट. Therefore, the matching concept implies that all revenue earned during an accounting year, whether received, not received during that year, and all cost incurred, whether paid or not paid during the year, should be taken into account while ascertaining the profit or loss for that year. मतलब क्या हुआ? मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कोई भी रेवेन्यू जो आपने एक अकाउंटिंग ईयर में जनरेट किए, चाहे आपको उसके पैसे मिले चाहे उसके पैसे नहीं मिले, कोई भी खर्चा जो आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में किया, चाहे आपने पैसे दिए चाहे आपने पैसे नहीं दिए, वो उसी ईयर में काउंट होंगे जिस ईयर में वो ड्यू होंगे. अगला आता है जी हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट. रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कुछ कुछ पिछले कंसेप्ट से मिलता जुलता है. दिस कंसेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन should be included in the accounting record only when it is realized. The term realization means creation of legal right to receive money. देखिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि आप उस दिन अपना रेवेन्यू
एक पर्टिकुलर चीज को अपना रेवेन्यू मान लोगे जिस दिन वो रियलाइज हो जाएगा। और वो रियलाइज कब होगा? जब सामने वाली पार्टी आपको पैसे देने के लिए लाइबल हो जाएगी। इट मीन्स वहां पर आपका रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। मैं एक बार आपको पहले पूरा पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू फ्रॉम एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन should be included in the accounting record only when it is realized। कोई भी रेवेन्यू केवल तब रेवेन्यू माना जाता है जब वो रेवेन्यू रियलाइज्ड हो जाता है। और रियलाइजेशन से हमारा मतलब है जब हम लाइबल हो जाते हैं पैसे रिसीव करने के लिए। सेलिंग गुड्स इज रियलाइजेशन, रिसीविंग ऑर्डर इज नॉट। मान लीजिए आपको किसी ने ऑर्डर दिया फोन पे कि सर उनको हमें 500 यूनिट परचेज करनी है। उन्होंने आपको सिर्फ ऑर्डर दिया है, इसे हम रियलाइजेशन नहीं कहेंगे। लेकिन जब आपने 500 यूनिट बेच दी, पैसे चाहे उन्होंने नहीं दिए, लेकिन जब आपने उनको 500 यूनिट सेल कर दी, इट मींस ये रियलाइजेशन हो गया। सेल इज रियलाइजेशन। आपको पैसे कम मिलेंगे डजंट मैटर, लेकिन इसे हम क्या मानेंगे? रियलाइजेशन मान लेंगे, इसे हम अपनी इनकम मान लेंगे। इन अदर वर्ड्स it can be said that revenue is said to have been realized when cash has been received or right to receive cash on the sale of goods or service or both has been created। अगर आपने किसी को 2000 रुपए की सेल की, उसने आपको 2000 रुपए दे दिए, तो ये भी रियलाइजेशन है। उसने कहा कि सर 2000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा, ये भी रियलाइजेशन है, क्योंकि जब आपने एक पर्सन को सामान बेचा तो सामने वाला पर्सन जो है आपको पैसे देने के लिए लाइबल हो गया। इसे कहा जाएगा रियलाइजेशन कंसेप्ट। मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और 1 महीना आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं, यानी कि 1 महीना मैंने आपको पूरा पढ़ाया। इट मीन्स अब मेरा अधिकार है कि मैं आपसे फीस मांगूं। आप चाहे फीस मुझे 2 महीने के बाद दें, चाहे 3 महीने के बाद दें, लेकिन मेरा रेवेन्यू रियलाइज हो चुका है, क्योंकि मैं अब एलिजिबल हूं आपसे पैसे लेने के लिए, बिकॉज मैंने आपको पढ़ा दिया। The concept of realization state that revenue is realized at the time when goods or services are actually delivered। तो जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे तभी आपका रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। इसे कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। Let us study the following example। A jeweler received an order to supply gold ornaments worth rupees 5 lakh। एक ज्वेलर को ऑर्डर मिला कि 5 लाख के जो ऑर्नामेंट्स हैं हमें दे दीजिएगा। उन्होंने 2 लाख के ऑर्नामेंट्स दे दिए और बाकी के जो ऑर्नामेंट्स हैं उन्होंने अगले साल दिए 2006 में। यानी कि 2005 का जो रेवेन्यू है वो 2 लाख रुपए होगा, क्योंकि आपको ऑर्डर 5 लाख का मिला था, लेकिन 2005 में आपने केवल 2 लाख का सामान डिलीवर्ड किया, तो यानी कि 2005 का रेवेन्यू आपका 2 लाख माना जाएगा। 2006 का रेवेन्यू फिर 3 लाख माना जाएगा। अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है, सिर्फ ऑर्डर मिलना ही रेवेन्यू नहीं होता, जब तक आप गुड्स को डिलीवर्ड नहीं करोगे तब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। बंसल ने 1 लाख रुपए का सामान बेचा कैश में 2006 में और गुड्स सेम ईयर में डिलीवर्ड हो गए, तो बंसल का जो 2005 का रेवेन्यू है, 6 का रेवेन्यू, उसे क्या माना जाएगा? 1 लाख माना जाएगा। अगला आता है जी हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। द मीनिंग ऑफ एक्रूअल इज समथिंग दैट बिकम ड्यू, स्पेशली एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज येट टू बी पेड or receive at the end of accounting period। It means that revenue are recognized when they become receivable, though cash is received or not received, and the expenses are recognized when they become payable through cash is paid or not paid। Both the transaction will be recorded in the accounting period to which they related। अब ये जो 1-2 कंसेप्ट है ना, आपको ऐसा लगेगा सिमिलर है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कंसेप्ट हमें ये कहता है कि अगर आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया तो आपने उसे एक्सपेंस मानना है, डजंट मैटर कि आपने उसे पे किया है या नहीं किया है। और आपकी अगर इनकम ड्यू हो चुकी है तो आपने उसको इनकम मानना है, डजंट मैटर कि आपको वो इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है।
मतलब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया 5,000 रुपए का, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं किया, डजंट मैटर कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया या नहीं किया, हम 5,000 रुपए को क्या मान लेंगे, खर्चा मान लेंगे। मेरी इनकम आनी है कहीं से 10,000 रुपए की, लेकिन डिले हो चुकी है, डजंट मैटर की डिले हो चुकी है, मैं उसको भी अपनी इनकम मानूंगा क्योंकि मेरी इनकम ड्यू हो चुकी है। तो एक्रुअल कंसेप्ट कहता है कि अगर इनकम ड्यू हो गई उसे इनकम मान लीजिए, अगर एक्सपेंस ड्यू हो गया उसे एक्सपेंस मान लीजिए, डजंट मैटर कि आपको रिसीव हुआ है या आपको रिसीव नहीं हुआ। इसे कहते हैं एक्रुअल कंसेप्ट। देयरफॉर accrual concept make a distinction between accrual receipt of cash and the right to receive cash as regard revenue and actual payment of cash and obligation to pay cash as regard expenses। तो जो accrual concept होता है उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला है, अगर ड्यू हो गया है तो इनकम है, ठीक है जी, अगर खर्चा ड्यू हो गया है तो एक्सपेंस है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इनकम मिली है कि नहीं मिली है, आपने खर्चा किया है या नहीं किया। कोई भी इनकम अगर ड्यू हो गई दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम, कोई भी एक्सपेंस अगर ड्यू हो गया दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस। इसे हम एक्रुअल कंसेप्ट कहते हैं। तो ये मैंने आज आपको समझाया अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। तो चलिए जी, यहाँ तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।